ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले भोजशाला विवाद की। हालांकि अब तो कोर्ट ने यह बता दिया है कि विवाद की कोई वजह नहीं है, ये हिंदू मंदिर ही था, हिंदू मंदिर ही है। लेकिन मुस्लिम इकोसिस्टम इसके बाद खुलकर सामने आ गया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने धार भोजशाला फैसले के बाद नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी लाइन एकदम पकड़ ली है। सलमान खुर्शीद मुस्लिमों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों बयान आपके सामने रखते हैं। उस जमाने में जब बिल्कुल जजमेंट आने वाला था तो ये तासुर दिया गया था बिल्कुल सीनियर मोस्ट लोगों की तरफ से पूरे मुल्क में। उसमें लीगल फ्रेटर्निटी भी शामिल थी कि भाई ये एक्ट मौजूद है, बस ये एक मामला है, इसको हो जाने दो, खत्म हो जाने दो। याद है ऐसे ही हो रहा था ना, लेकिन वो हो गया और मुसलमानों ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पे और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सिस्टम डेवलप किया है इंडिया को आगे चलाने के लिए और कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर भरोसा करके एक यानी उसको भी मैं हिस्टोरिकल कहूंगा, जो मुसलमानों का एटीट्यूड था, रवैया था, पर वो सिलसिला तो रुका नहीं है। जो भरोसा दिया गया था, अब वो कहेंगे कहां भरोसा दिया था, तो वो तो इस एक्ट की शक्ल में भरोसा मौजूद था। अब इसको आप खत्म करिए ना, ताकत तो है ही है ना, तो खत्म करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक तरीके से कर लीजिए, ये घुमा फिरा के करने की क्या जरूरत है। ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये हमेशा से एक मंदिर था और ये मंदिर ही रहेगा। वहाँ जो फैसला हुआ है वो बाबरी मस्जिद से अलग इसलिए है कि उस फैसले में कुछ कम और बेश ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पर जो इमारत थी वो एक मंदिर था, मंदिर है। ये बात एविडेंस में कहीं नहीं थी कि ये मंदिर था। वहाँ आज तक उन्होंने ये एविडेंस नहीं प्रोड्यूस की है कि यहाँ पर कोई मंदिर था, वो मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। और एएसआई का अपना ऑब्लिगेशन है कि वो कैरेक्टर को बदलने ना दें। एएसआई का अपना ऑब्लिगेशन है। तो जो ऑब्लिगेशन 15 अगस्त 1947 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑब्लिगेशन है, वो एएसआई का ऑब्लिगेशन उस दिन से होता है जिस दिन से नोटिफिकेशन हो। और धार की प्रॉपर्टी, धार की मस्जिद का नोटिफिकेशन 1904 में हुआ था। तो 1947 तो बहुत बाद की बात है, 1904 में ही उनको प्रिजर्व करने का ऑब्लिगेशन था और उस ऑब्लिगेशन को नजरअंदाज किया गया है। अब दो बातें जो पहले मौलाना मदनी ने कही, कब तक सज्जन जी सवाल यह है कि यही विक्टिमहुड खेलते रहेंगे, कब तक ये कहते रहेंगे मुसलमान कमजोर है। सब कुछ जो हुआ वो कोर्ट में हुआ है, एविडेंस के आधार पर हुआ है, ये पहली बात। लेकिन समस्या कांग्रेस पार्टी क्या समझ नहीं पा रही है या वो ये मानकर चल रही है वो केवल मुस्लिमों की पार्टी है? उन्होंने अपनी लाइन पकड़ ली है। देखिए, इसमें कांग्रेस के लिए दो तीन चीजें हैं। एक तो ये बीजेपी सरकार का फैसला नहीं है, ये हाईकोर्ट का, इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आया है। दूसरी बात यह है कि तीन चीजें मानी गई कि मूल चरित्र क्या था उस ढांचे का, उसके साक्ष्य हैं क्या नहीं। तो परमार वंश के समय के जो लिटरेचर है उस समय से लेके तमाम और भी साक्ष्य हैं, एएसआई ने उसका प्रूफ दिया है। दूसरा है कि क्या लगातार वहां पे सतत पूजा अर्चना चल रही थी, नहीं चल रही थी, रेगुलेशन के साथ चल रही थी। और तीसरा है कि भाई आपको एक वैकल्पिक जगह दी जाए, जो कि अयोध्या वर्डिक्ट के तौर पे आया। तो एक तार्किक आप आधार देख रहे हैं, साक्ष्य, लोक मान्यता देखिए। सवाल यह है कि उत्तर भारत और मध्य भारत में मंदिरों की स्थिति कहां पे नहीं तोड़े गए हैं, कौन नहीं जानता है। यह तो मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या है वाली बात है। चूंकि कानूनी प्रक्रिया है तो आप साक्ष्य मांगते हैं, वो दिया गया। फिर भी यह कहना कि यह गलत है और उसके लिए हवाला जो दिया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपने 1991 में बनाया, लेकिन समाज की जो भावना है और कानून उसके हिसाब से कल के डेट में वो भी रिव्यू में आ सकता है। यहां पे चलिए, मदनी साहब कर रहे हैं, उनका अपना समझ में आता है पक्ष, ओवैसी साहब कर रहे हैं, वो भी समझ में आता है। कांग्रेस पार्टी, आप किससे लड़ रहे हैं? आप जन भावना से लड़ रहे हैं या भाजपा से लड़ रहे हैं या हाईकोर्ट से लड़ रहे हैं? अगर आप जन भावना से लड़ना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को, इस सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं फर्रुखाबाद तो अपना बचा नहीं पाए 2009 के बाद,
शाहबानो केस में सबसे बड़े हिमायती थे कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को जो महिला के पक्ष में था, ये सब लोग उन लोगों में है जिन्होंने राजीव गांधी को कन्विंस किया कि अपनी मेजॉरिटी से पलट दीजिए। आज फिर वही इन जैसे लोगों के कारण कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो मुस्लिम परस्त की बनती जा रही है और वो उनके हाशिएकरण का कारण है। कांग्रेस मुस्लिम लीग बनने का बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी पहले ही उठा चुकी है, कब तक करेगी? देखिए, अभी सलमान खुर्शीद तो अभी जो कह रहे हैं ये उनके वकील के नाते कह रहे हैं। अभी पार्टी अपनी राय इस पर रखेगी, लेकिन वो इससे अलग नहीं होगी, वो इससे डिफरेंट नहीं होगी। लेकिन जिस 1991 की बात हो रही है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद, और उसके बाद 1992 का जो घटनाक्रम था, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और जो ढांचा वहां टूटा था, वो एक टर्निंग पॉइंट था देश की पॉलिटिक्स में। और भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन मुसलमानों का वो गंवा दिया था, मुसलमानों का भरोसा गंवा दिया था। उसके बाद मुसलमान को जहां मौका मिलता है वहां वो कांग्रेस को छोड़ देता है, जहां भी मौका मिलता है। बिहार में उसको आरजेडी का विकल्प मिला, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विकल्प मिला, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का विकल्प मिला, जगन मोहन का विकल्प मिला, आंध्र प्रदेश में उसको जहां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विकल्प मिला, उसको जहां विकल्प मिला वहां वो छोड़ दे रहा है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। तो अब कांग्रेस अपने को ज्यादा भरोसे, मतलब उनका भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस और कई तरह के उपाय कर रही है। हालांकि वो भरोसा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। एक तो उसका दूसरा नुकसान ये हो रहा है, एक नुकसान ये है कांग्रेस को, दूसरा नुकसान इसका जो काउंटर पोलराइजेशन होता है वो बिना कुछ कहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। तो आप एक भरोसा उनका नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि एक मुसलमान के मन में ये बात बैठी हुई है कि आपकी सरकार रहते हुए मस्जिद टूटी और आपने कुछ नहीं किया। तो उस समय से ये हुआ, उस समय से आप लगातार उठा करके देखिए, हर स्टेट अप वाइज उठा करके देखिए कि कांग्रेस कैसे। और ये सलमान खुर्शीद ये बातें तब कर रहे हैं जब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। योगी ने अभी से क्लियर कर दिया है कि यूपी का चुनाव 80-20 पर लड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तानों की बाउंड्री की जाती है, मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मॉडल का फर्क साफ है। सपा की सरकार केवल तुष्टीकरण करती थी, एक मजहब के लिए पैसा खर्च करती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। मंदिरों का विकास हो रहा है, हर मंदिर चमक उठा है। इतना ही नहीं, लोगों को उनके वोट का महत्व समझाया और कहा कि अगर आपका वोट सही जगह पड़ेगा तो सुशासन लाएगा और गलत जगह पड़ा तो माफिया राज का जन्म होगा। अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई आपको धमकी नहीं दे सकता है, कोई जबरन आपके साथ नहीं कर सकता है, और बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है, और गौ माता की भी कोई हत्या करने का दुस्साहस अब नहीं कर सकता है। जब से बीजेपी के विधायक बने या बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायक बने, इन सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी विधानसभा में कई मंदिरों का सुंदरीकरण का काम भी करवा लिया। पहले होता क्या था, यही पैसा जाता था कहां? कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे करोड़ों रुपया चला जाता था। आज वही पैसा, हमने कहा पहले मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य में पैसा लगना चाहिए। यह आपके वोट की ताकत है। जब सही जगह लगेगा तो विकास होगा, लेकिन जब यही वोट हम जाति के नाम पर बंट करके देते हैं, क्षेत्र के नाम पर बंट करके देते हैं, परिवारवाद के नाम पर देते हैं, तो उसी से माफियावाद भी पैदा होता है, अराजकता पैदा होती है, गुंडागिर्दी पैदा होती है, गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे की दुष्प्रवृत्ति भी वहीं से प्रारंभ होती है। देखिए 80-20 वाला फॉर्मूला वो तय दिखाई दे रहा है। अजीत जी, अगर उत्तर प्रदेश में 80-20 वाला चुनाव हुआ, बंगाल की तर्ज पर हुआ, तब तो 282 सीटें। देखिए वो तो आई ही थी, 325 सीटें आई थी 2017 के चुनाव में। बीजेपी के गठबंधन को 325 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी 47 सीट पर सिमट गई थी। तो ये तो हुआ था जबकि समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, 5 साल सरकार चलाने के बाद ऐसी स्थिति आई थी। बीच में 2022 को हमारा मानना है, हम एक एबरेशन के तौर पर देखते हैं, जब रिवाइव किया समाजवादी पार्टी ने और उसकी सीटें 100 से ज्यादा हो गई और भारतीय जनता पार्टी घट के 255 सीटों पर आई। अब ये फिर बढ़ के 300 चला जाए, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। देखिए वहां बंगाल के मुकाबले तो और आसान स्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम उत्तर उत्तर प्रदेश में हाँ। बंगाल के मुकाबले उत्तर प्रदेश में एक तो 80-20 का है, वहां तो 70-30 था, एक तो यहाँ 80-20 है। और दूसरा योगी आदित्यनाथ ने जो मॉडल बनाया है वो हिंदुत्व के मॉडल के साथ साथ विकास का भी मॉडल है और कानून व्यवस्था का भी मॉडल है। यहाँ लोगों ने देखा है कि कानून व्यवस्था अगर मजबूत होती है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तो किस तरह से लोगों को राहत मिलती है। तो ये तो एक देखा हुआ एक मॉडल डेवलप हो गया है। यहाँ विकास का भी मॉडल हम लोग विकास देख रहे हैं ना लगातार, जो हर तरह का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, चाहे रिलीजियस प्लेसेज की वजह से बढ़े, इंडस्ट्रीज की वजह से बढ़े या दूसरे बिजनेस के मॉडल से बढ़े, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, उसका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो विकास का एक मॉडल आया, कानून व्यवस्था का एक मॉडल आया। और हिंदुत्व हम एक अंतरधारा के तौर पर ही मानते हैं, भले कहा कुछ भी जाए, एक अंतरधारा के तौर पर हिंदुत्व हमेशा मौजूद है। तो इसलिए यहां तो बंगाल के मुकाबले ज्यादा आदर्श स्थिति है। और 2017 का जो रिजल्ट था वो भी हो सकता है कि दोहराया जाए 2027 में, उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। हाँ, और इसमें 27 में तो ये भी है सज्जन जी कि दिल्ली की टीम और योगी की टीम बड़ी इंटैक्ट दिखाई दे रही है। बहुत सी बातें पिछले चुनाव के दौरान हुई, 24 में भी हुई कि कहीं कोई बैलेंस बन नहीं पा रहा है, लेकिन बैलेंस दिखाई दे रहा है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, वो भी प्रोग्रेसिव नोट पर जा रही हैं। तो अगर ये सेंटर और यूपी दोनों साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है तो फिर इस बार वही जो बोल रहे हैं सर कि ये तो 300 प्लस वाला है। बिल्कुल, आप देखिए कि 2024 एक अपवाद था, क्योंकि दो कारण है। 24 दूर का चुनाव होता है लोकसभा का, लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है लोग बिल्कुल देखने लगते हैं कि शासन, राशन, हिंदुत्व और बाकी सारी चीजें हैं। विकल्प आपके पास क्या है? कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी थोड़ी बहुत है, उनकी छवि ऐसी है कि वो अपनी छवि से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे स्थिति में अभी जो सेंटर, अभी योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मिले और तमाम अटकलें थी, वो पार्टी बीजेपी की तंत्र ऐसी है कि अपने फीडबैक के आधार पे बहुत जल्दी कोर्स करेक्शन करती है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि सवाल यह भी है कि चुनौती आपके पास क्या है? सपा कोर्स करेक्शन नहीं कर पाती। कोर्स करेक्शन क्या है? पीडीए की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी, गैर यादव पिछड़ा। आप देखिए नेतृत्व के लिहाज से, एमएलए के लिहाज से, लोकसभा में सांसद के लिहाज से, जिला अध्यक्षों के लिहाज से, प्रदेश अध्यक्ष के लिहाज से सबसे ज्यादा गैर यादव पिछड़ा है वो तो बीजेपी के साथ है, उप मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक। तो किस पिछड़े की बात कर रहे हैं? पिछड़े में भी तो इंटरनल डिवीजन है, आप तो आइसोलेटेड है, एक जाति समूह से आपको चिन्हित कर दिया गया है। उसके साथ जहां आप देख रहे हैं कि मुसलमानों की बात है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। बहन जी जाग जाएंगे कि हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिया, ये अलग से अपनी दुहाई देंगे कि राम मंदिर के समय में हमने गोली चलवाई। कांग्रेस आएगी कि हम ही पे भरोसा करो। तो उस लिहाज से आप देखिए कि जनता के सामने चुनौती भी क्या है, क्राइसिस भी तो होनी चाहिए आपके पास। अपोजिशन क्राइसिस ही नहीं क्रिएट कर पा रहा है वहां पे। लेकिन एक क्राइसिस जरूर है और वो सबके लिए बराबर है, वो है हॉर्मूज का संकट। हम उस संकट की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन और हॉर्मूज संकट के बीच केंद्र सरकार क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई को दुरुस्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी यूएई पहुंचे, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन हुए। इस समझौते के तहत भारत और यूएई डिफेंस सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इनोवेशन के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा यूएई भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने में भी मदद देगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व मौजूदा संकट जैसी मुश्किलों में भारत के लिए मददगार साबित होगा। यूएई ने भारत को एलपीजी की लॉन्ग टर्म सप्लाई का वादा किया है। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई का समझौता हुआ है। यूएई ने भारत में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया है। महत्वपूर्ण बात इसमें जो जानने वाली है वो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर है। इसमें जो भारत और यूएई के बीच डील हुई, इसमें सबसे ज्यादा अहम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने को लेकर है। सवाल यह है कि आखिर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता क्या है, तो यह आप समझ लें। ये क्रूड ऑयल का एक ऐसा विशाल भूमिगत भंडार होता है जिसे दूसरे देश से कम कीमत पर खरीदकर फिर स्टोर किया जाता है, ताकि इमरजेंसी यानी कि युद्ध की परिस्थिति हो, प्राकृतिक आपदा हो, अंतर्राष्ट्रीय संकट हो, ऐसे समय पर बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रहे और क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जा सके। भारत में अभी 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, जिसकी कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है। एक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, 2 कर्नाटक के बेंगलुरु और पादुर में है। और अब यूएई से डील का यह फायदा होगा कि यूएई अपने क्रूड ऑयल को भारत के पास रिजर्व के तौर पर रखेगा और इसके बदले में वो इसका रेंट यानी कि किराया भी देगा। और अगर भारत को इसकी जरूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है।
यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अजीत जी, बिल्कुल, और हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं कि ये हम लोगों के यहाँ स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की कितनी जरूरत है और आज़ादी के बाद से कितना स्लो पेस में हम लोगों ने अपना जो भंडारण की क्षमता है उसको बढ़ाया था। अभी कोरोना के बाद चाइना 37 ऐसे रिजर्व बना रहा है जहां वो गैस स्टोर करेगा और 100 ऐसे रिजर्व बना रहा है जहां वो पेट्रोल डीजल मतलब कच्चा तेल स्टोर करेगा। उसके मुकाबले हम लोग की कैपेसिटी 10% या उससे भी कम है। हमारे पास 60 दिन का हम लोग कहते हैं कि रिजर्व है हमारे पास, चाइना के पास 10 महीने का रिजर्व है। तो हम लोगों को एटलीस्ट इसको 6 महीने या उससे ज्यादा का रिजर्व अपना बनाना होगा, ये हम लोग बार बार कहते हैं। यूएई के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट इसका माइलस्टोन है और इसकी शुरुआत हम लोग उस दिन से भी चर्चा कर रहे हैं जब ओपेक से अलग हुआ यूएई। अब उसके एक फायदा तो उसको ये हो रहा है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो कितना उत्पादन करे और क्या कीमत रखे। ओपेक से भी बाहर हो गया, अब गैर ओपेक कंट्री जैसा कर रही है वैसा यूएई करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, कीमत अपने हिसाब से तय करेगा। हमारे लिए एडवांटेज ये है कि उसका जो तेल आएगा वो होर्मुज की खाड़ी से नहीं आएगा, वो दूसरी तरफ से आएगा जो ओमान की खाड़ी का रास्ता है, फुजैरा बंदरगाह से, जहां हम लोग पहले भी बात करते रहे 3 से 4 दिन लगेगा हमारे यहाँ पहुंचने में। अब अगर उसकी मदद से हम लोग नया स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करते हैं, बड़ा भंडार डेवलप करते हैं, सस्ती कीमत पर ले आकर के क्रूड भरते हैं जैसा जो चाइना ने किया कोरोना के समय, सस्ती कीमत पर ले आकर के भरा, या रसिया पर जब पाबंदी लगी या ईरान पर तो वो करता रहा। तो हम लोगों को ये फायदा है कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी हम लोगों की। जब मान लीजिए अपना यूएई निकालेगा तब भी हम उसको खरीद करके भर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी हमारे यहाँ। यूएई से बहुत आसान सस्ती कीमत पर और आसानी से तेल हमारे यहाँ आ जाएगा, गैस हमारे यहाँ आ जाएगी और ये इससे हम लोग अभी जो पैनिक होता है बार बार, उस पैनिक से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। और ये समझौता 3 घंटे की यात्रा में हुआ है। हालांकि ये कहने को लगेगा कि प्रधानमंत्री 180 मिनट के लिए यूएई में थे, लेकिन ये कई वर्षों की मेहनत का और कई वर्षों से संबंध एक विकसित करने का एक फायदा है कि आप जाएं और 180 मिनट में कैसा समझौता करें जो आपके लिए स्ट्रेटेजिकली प्लान बी आपका दरअसल ये है, ये आपका प्लान बी तैयार हो गया है क्राइसिस में, संकट से निपटने के लिए। और जो विपक्षी आरोप लगा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि पूरे देश में नागरिकों को तो आप ये कहते हैं कि विदेश यात्रा ना करें और आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, आप क्या लेकर आ रहे हैं? एक बहुत बड़ा जवाब उस विपक्ष की पॉलिटिक्स को भी है कि ये प्लान बी है हमारा, ये हमारा स्ट्रैटेजिक रिजर्व है। बिल्कुल, देखिए जैसा अजीत सर ने कहा कि ये 3 करोड़ बैरल जो आपका क्रूड ऑयल है वो आंध्र विशाखापट्टनम में और उड़ीसा में आपका स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जाएगा। इससे स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है उसकी क्षमता 70% बढ़ रही है। ओनरशिप यूएई का है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी यूसेज का राइट आपके पास है कि जब आपको जरूरत पड़े कर सकते हैं। उसके अलावा जो यूएई उसका रेंट भी देगा आपको रेंट रख रहे हैं, बिल्कुल वो रेंट भी देगा और सारा मेंटेनेंस का भी वो सारा कुछ करेगा। वैसी स्थिति में देखिए जैसा कहा गया कि हमारे पास कम से कम 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का रिजर्व होना चाहिए, जिस तरीके से ग्लोबल क्राइसिस हो रही है। पहली बात। दूसरी बात देखिए कि ये भरोसा भी दिखाता है कि अभी जो गल्फ कंट्री में जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है उसमें यूएई का, कुवैत का, सऊदी अरेबिया का, इन कंट्रीज के साथ भारत का जो रिश्ता है वो इस समय के दौर में इस दौर में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी अभी पूरे देश की एक समस्या है। क्यूबा में देखिए वहां पे लोग सड़कों पे उतरे हैं क्योंकि बिजली ही नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, किचन में आपका वो गैस नहीं वो चल पा रहा है। वैसी स्थिति में इस तरह की एक दूरदर्शिता लाना और उसके अलावा 5 बिलियन का स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई है। तो आपकी सप्लाई डाइवर्सिटी हो रही है, आपका कूटनीतिक संबंध गहरा हो रहा है। और वैसे देश में आप देखिए रशिया के साथ ऑलरेडी आप एक सप्लाई सोर्स रखे हुए हैं। अभी सर्गेई लावरोव आए विदेश मंत्री की मुलाकात जब हुई है तब उन्होंने भी ये कहा कि ये तो गारंटी हम भी दे रहे हैं कि भारत की सप्लाई चेन में कहीं कोई अवरोध हम नहीं आने देंगे। बिल्कुल, अभी तक तो हम लोग का सप्लाई चेन से ही चल रहा था, मतलब एकदम जिसको हैंड टू माउथ कहते हैं कि सप्लाई आए और उसको रिफाइन किया जाए और मार्केट में आ जाए। स्ट्रैटेजिक रिजर्व के बाद ये स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी अगर स्ट्रैटेजिक रिजर्व हम लोग का बढ़ जाता है। और यूएई में तो हम लोग के यहाँ इतने लोग, हम लोग के यहाँ 40-50 लाख लोग तो वहां रहते हैं, उनके लिए भी तो ये अच्छा है कि भारत का संबंध उनके साथ बेहतर हो रहा है, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी बढ़िया है। वहां से रेमिटेंसेज आते हैं हम लोगों के पास, जो गल्फ से ही हमारा ऑलमोस्ट 50% रेमिटेंसेज गल्फ से आता है। तो हमारी इकोनॉमी जो डॉलर, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने की बात है उसमें भी तो बड़ा योगदान गल्फ कंट्रीज का है। तो प्राइम मिनिस्टर की ये यात्रा और ये एग्रीमेंट यूएई के साथ, और देखिए असली चर्निंग पूरी दुनिया में अब वो गल्फ में हो रहा है। हाँ। गल्फ के एक तमाम देश जो हैं अब नए अलाइनमेंट्स हो रहे हैं, बिल्कुल नए अलाइनमेंट्स हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो गारंटी अमेरिका की होती थी सिक्योरिटी की, वो कितनी गारंटी हो, गारंटी कितनी गारंटी है, वो गारंटी नहीं है। ईरान कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है और उनके इस तरह से एनर्जी फैसिलिटीज को नष्ट कर सकता है।
उनके तेल के कुएं नष्ट कर सकता है। तो वो अमेरिका के साथ अब एक स्ट्रेटेजिक केस टू केस बेसिस पर अपना स्ट्रेटजी अपना पूरा सिक्योरिटी कंसर्न सरेंडर नहीं करने वाले हैं अब अमेरिका के साथ। तो असली चर्निंग गल्फ में हो रही है और इस समय भारत अपनी प्रेजेंस वहां बढ़ा रहा है, ये बहुत अच्छी बात और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड में रहेंगे और वहां के राजा रानी से तो मुलाकात होगी ही, भारतीय समुदाय को भी वो संबोधित करने जा रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।